नमस्कार। आज हम एक हालिया रिपोर्ट पर बात करने वाले हैं जो बांग्लादेश में एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है। इस रिपोर्ट का दावा है कि देश की जो सेक्युलर पहचान है वो अब दांव पर लगी हुई है। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं सीधी और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात से। सोर्स के मुताबिक ये वो हकीकत है जिसका सामना वहां के अल्पसंख्यक कर रहे हैं, और यही एक लाइन इस पूरे मामले की गंभीरता को सामने रख देती है। तो आखिर हो क्या रहा है वहां? देखिए, रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त बांग्लादेश में हजारों लोग सड़कों पर हैं और ये लोग इस्कॉन संगठन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक शुरू कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए अब जरा इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। सोर्स के हिसाब से देखते हैं कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2024 से। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बस यहीं से घटनाओं का एक पूरा सिलसिला शुरू हो गया। और इस्तीफे के ठीक बाद पहली बड़ी घटना सामने आती है। सोर्स का दावा है कि मेहरपुर में इस्कॉन के एक मंदिर को जला दिया गया, जो एक तरह से किसी सोची समझी मुहिम की शुरुआत का इशारा था। तो देखिए टाइमलाइन कैसे आगे बढ़ती है। अगस्त 2024 में इस्तीफा और मंदिर पर हमला होता है। फिर सितंबर से नवंबर के बीच सरकार की तरफ से कई एक्शन लिए जाते हैं। 2025 आते आते हिंसा बढ़ने और शरिया संविधान की मांग उठने की खबरें आती हैं, और ठीक एक साल बाद अगस्त 2025 में ये सब कुछ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में बदल जाता है। अब जरा उन खास कार्रवाइयों पर नजर डालते हैं जो इस दौरान हुई। इस्कॉन से जुड़े 17 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। संगठन पर बैन लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। और तो और सरकार ने ऑफिशियली इसे एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन का लेबल दे दिया। इसी बीच इस्कॉन के एक नेता चिन्मयी कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सोर्स तो ये भी दावा करता है कि उसी दौरान अल-कायदा के कुछ कथित आतंकवादियों को जेल से रिहा भी किया गया। तो ये तो हुई बात कि क्या-क्या हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। अब हम घटनाओं के पीछे के उस कथित राजनीतिक मकसद को समझने की कोशिश करेंगे जो सोच ने बताया है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिपोर्ट के हिसाब से इस पूरी मुहिम का, इस पूरी रणनीति का असली मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ विरोध प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। और इस सवाल का जवाब शायद इस एक तारीख में छिपा है, फरवरी 2026। जी हाँ, सोर्स के मुताबिक इन सभी घटनाओं का कनेक्शन देश में होने वाले अगले आम चुनावों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए सोर्स एक खास शब्द का इस्तेमाल करता है, तुष्टीकरण की राजनीति या अपीजमेंट पॉलिटिक्स। आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जिसमें किसी आक्रामक गुट को खुश करने के लिए रियायतें दी जाती हैं, भले ही इसके लिए सिद्धांतों या किसी दूसरे समूह के हितों की बलि क्यों न देनी पड़े। सोर्स के मुताबिक ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला स्टेप, इस्कॉन जैसे किसी अल्पसंख्यक संगठन को टारगेट करो, उसे अलग थलग कर दो। दूसरा स्टेप, इस मुद्दे का इस्तेमाल करके अपने कट्टरपंथी वोट बैंक को उकसाओ और एकजुट करो। और तीसरा और आखिरी मकसद, इसी समर्थन के दम पर चुनाव जीतो और मौजूदा अंतरिम सरकार के लिए स्थायी सत्ता हासिल कर लो। तो अब तक हमने घटनाओं और उनके पीछे के मकसद को समझा। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जो ये रिपोर्ट उठाती है, देश की संवैधानिक पहचान और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे फासले की। यहाँ पर ये विरोधाभास बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ बांग्लादेश का संविधान है जो कागज पर देश को एक सेक्युलर राष्ट्र होने का वादा करता है, और दूसरी तरफ सोर्स का दावा है कि जमीन पर जो हो रहा है, जो राजनीतिक एक्शन और हिंसा हो रही है, वो धार्मिक कट्टरपन से प्रेरित है और इसका निशाना खास तौर पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही गंभीर और बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। रिपोर्ट ये सवाल उठाती है कि अगर दुनिया भर के दूसरे नेता अपने अपने समुदायों के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ऐसा क्यों नहीं करती। ये एक ऐसा सवाल है जो कई बड़े भू राजनीतिक सवाल खड़े करता है।